हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल, साथ ही कोलकाता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 30 करने वाले हैं। और इसके आगे भी मैंने जनरल अवेयरनेस के कुछ वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उस सेट से मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एज इट इज क्वेश्चंस वहां से दिखने को मिल सकता है। अगर मैं इस सेट्स की बात करूँ तो इस सेट से मैंने डिफरेंट स्टेट्स और सेंट्रल लेवल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशंस को और देख लेते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है नेपाली और बंगाली में, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम का जो लैंग्वेज होने वाला है वो नेपाली और बंगाली होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में रीड करके। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कैनल सिस्टम्स इन इंडिया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका अपर गंगा कैनल, या बोलेंगे ऊपरी गंगा नहर। ये हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट कैनल सिस्टम है। ओके, लार्जेस्ट कैनल सिस्टम की बात करें तो आपका नाम क्या होगा बोलने से, इंदिरा गांधी कैनल। ये हमारे देश का लार्जेस्ट कैनल सिस्टम है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में राजस्थान कैनल के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक दो फैक्ट्स के। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट कैनल का नाम क्या है बोलने से बोलेंगे अपर गंगा कैनल, और ये मेनली दो स्टेट्स को फीड करता है, एक तो आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड। ओके, बात करें इंदिरा गांधी कैनल की, तो इंदिरा गांधी कैनल जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा, या बोलेंगे लार्जेस्ट कैनल सिस्टम से, ओके, जो कि मेनली किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो बोलेंगे ब्यास और सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है इंदिरा गांधी कैनल। ओके, इसकी शुरुआत होती है पंजाब के हराके बैरेज से और खत्म होती है राजस्थान के थार डेजर्ट में जाके। ओके, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा कैनल है, लार्जेस्ट कैनल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एक्जिम। ओके, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर, यानी कि भारतीय एक्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष को हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1982। 1982 में एक्जिम बैंक, जिसको हम लोग जानते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक के नाम से, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक दो फैक्ट्स बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो एक्जिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको दिखने को मिलेगा मुंबई में। यहाँ से आपको और एक बैंक का नाम याद रखना है, नबार्ड, NABARD, नबार्ड। ठीक है ना, नबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ओके, 12 जुलाई 1982 को, यानी कि सेम ईयर में आपको स्टैब्लिशमेंट दिखने को मिलेगा किसका बोलने से, नबार्ड का। ओके, इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग को मुंबई में ही दिखने को मिलेगा, नबार्ड को, नबार्ड का भी। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग को और एक बैंक का नाम याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ओके, 2 अप्रैल 1990 को, आपको डेट याद रखना है अलोंग विथ ईयर। ओके, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और ये सिडबी का जो हेडक्वार्टर है आपको पता होना चाहिए, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश पे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि जो अंगोरा ऊन ये मेनली किससे निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रैबिट, या बोलेंगे खरगोश से निकाला जाता है क्या, अंगोरा वुल। चलिए यहाँ से मैं आपको एक दो फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। जो अंगोरा वुल है, ठीक है ना, खरगोशों के देखिए मोटे कोट से निकाला जाता है। मेनली ये किससे निकाला जाता है बोलने से बोलेंगे अंगोरा रैबिट से। ओके, और अंगोरा जो होता है ऊन एक नरम कोमल रेशा है, जिसका उपयोग अक्सर उच्च श्रेणी के फैशन पे किया जाता है। ओके, और यह अपनी रेशम जैसी बनावट, चमक और गर्माहट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो एक दो फैक्ट इसके बारे में लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अंगोरा वूल से वो मेनली किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बोलने से बोलेंगे अंगोरा रैबिट से। ठीक है ना, इसको सबसे पहले कहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था बोलने से बोलेंगे, इसको सबसे पहला जो इसका पहला प्रोडक्शन जो था वो कहाँ पर, तुर्की में। ओके, लेकिन दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है अंगोरा वूल का, ये है आपका चाइना। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए क्या लिखा है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज सिचुएटेड एट, बोल रहा है क्या, इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा लियोन्स, फ्रांस। ओके, कहाँ पर है, फ्रांस पे। इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है।
जिसमें कुल कितने मेंबर्स है बोलने से बोलेंगे 190 मेंबर्स। क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस पे। आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो आप लोग को देखना है। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? जिनेवा में मिलेगा। ऐसे भी मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में, जिनेवा में जितने भी हेडक्वार्टर है सारे हेडक्वार्टर के बारे में इसके आगे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ओके। और इसका जो प्रेजेंट हेड है, आपको नाम याद रखना है। आपको यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक वाला, ये एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1944 को वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और अजय बांगा ये प्रेजेंट चेयरमैन है, आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। चलिए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। डैश वाज द मदर ऑफ महावीर, यानी कि महावीर की माता का नाम। ठीक है ना, महावीर की जो माता थी उनका नाम हम लोग को बताना है, तो नाम क्या होगा? त्रिशला महावीर की माता थी। क्लियर। ओके, चलिए यहाँ से मैं आपको एक दो फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हेन डिड जैनिज्म ऑरिजिनेट, यानी कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए। ओके, जैन धर्म की उत्पत्ति लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास में हुआ था। ओके, छठी शताब्दी सिक्स सेंचुरी BC के आसपास में हुआ था। ओके, और इनके जो फाउंडर थे लॉर्ड महावीरा, पता होना चाहिए। जैन धर्म में कुल 24 ग्रेट टीचर्स हुआ करते थे, जिनको हम लोग जानते हैं तीर्थंकारा के नाम से। किसके नाम से? तीर्थंकारा के नाम से। आपको फर्स्ट तीर्थंकारा और 23rd और 24th तीर्थंकारा का नाम पता होना चाहिए। ओके, जो फर्स्ट तीर्थंकार थे उनका नाम था क्या बोलने से? ऋषभ नाथ था। ओके, और जैन शब्द का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कनक्यूरर। ओके, क्लियर। और जो वर्धमान महावीर के बारे में बात करें तो ये जैन धर्म के अंतिम या बोलेंगे 24th तीर्थंकारा थे। कितने नंबर के थे? 24th। ओके, इनका जन्म हुआ था कब बोलने से? 540 BCE में। इनका जन्म प्लेस आपको पता होना चाहिए, कुंदाग्रम नियर वैशाली में हुआ था। ओके, ये बिलोंग करते थे मेनली जंत्रिका क्लान या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में बोलने से? ज्ञांत्रिक वंश से बिलोंग करते थे। ओके, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ओके, त्रिशला। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इनका जो जन्म किस साल को हुआ था? 540 BCE को। ओके, और डेट जो डेथ वाला जो डेट है ये भी आपको पता होना चाहिए, 468 BCE में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पर बोलने से? पावापुरी, बिहार में। ओके, और इन्होंने अपना जो पहला स्पीच था, ठीक है ना, जो फर्स्ट हार्मोन था, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कहाँ पर? पावा नामक प्लेस पर डिलीवर किया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको वीडियो को होल्ड करके खुद से पढ़ने की कोशिश करना। अगर मैं पूरा यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँ तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द गैस यूजुअली कॉजिंग एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा मीथेन। मीथेन मतलब CH4, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो मेनली कोयला खानों में या कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनने के पीछे का मुख्य जो गैस होता है वो कौन सा होता है? मीथेन गैस होता है। ठीक है ना, मीथेन ये प्राइमरी गैस है जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एक्सप्लोजन्स के लिए। ठीक है ना, और इसका नेचर जो होता है ना, ये मीथेन, ये ज्वलनशील होता है, गंधहीन होता है और रंगहीन होता है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ बुद्ध इंस्क्राइब ऑन हिज कॉइन्स, ठीक है ना, अपने सिक्के पर बुद्ध की छवि अंकित करने वाला पहला राजा कौन था? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कनिष्क। ओके, द ग्रेट कुशाना रूलर कनिष्क, ये पहले शासक बने थे जिन्होंने भगवान बुद्ध का जो छवि था वो कहाँ पर अंकित किया था, कहाँ पर चित्रण किया था? अपने सिक्के पर। ठीक है ना, अपने गोल्ड कॉइन पर। याद रखना है, कुशाना किंग क्या बोला मैंने? कनिष्क। कनिष्क, इनको हम लोग जानते हैं सेकंड अशोका के नाम से। ठीक है ना, सेकंड अशोका के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। और सिल्क रूट को शुरू करने वाला भी कौन था? कनिष्क ही था। और ऐसा बोला जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो गोल्डन कॉइन, गोल्ड कॉइन का जो प्रचलन था वो भी इसी के समय में ही हुआ था। ठीक है ना, ये आपको बात ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि देखिए कि कनिष्क की राजधानी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कनिष्क की राजधानी का नाम बताइए, तो पुरुषपुरा या पुरुषपुर बोलते हैं, जो कनिष्क की राजधानी हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, और इनको हम लोग जानते हैं सेकंड अशोका के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? विच विटामिन डेफिशिएंसी कजेज स्टेरिलिटी, कहने का अर्थ किस विटामिन की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका विटामिन ई। ठीक है ना, विटामिन ई की कमी होने पर क्या होता है? बांझपन होता है। चलिए यहाँ से विटामिन ई
विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी से सभी बांझपन का कारण बन सकता है। देखिए आपको एक तो विटामिन ई के साथ साथ में दूसरा विटामिन बी 12 और विटामिन डी भी, ठीक है ना, ये भी कारण बन सकता है किसके लिए, स्टेरिलिटी या बोलेंगे क्या, बांझपन के लिए, ठीक है ना। विटामिन ई का निम्न स्तर बांझपन या नपुंसकता और कम सेक्स ड्राइव का कारण बन सकता है, ठीक है। और महिला प्रजनन अंगों के विकास के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण होता है और विटामिन ई मेनली कहाँ किस में पाया जाता है, आलमंड्स में। ओके क्लियर। नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। देखिए लेप्रोसी जिसको हम लोग जानते हैं हैंसेंस डिजीज के नाम से, इज अ क्रोनिक डिजीज कॉज्ड बाय, यानी कि जो कुष्ठ रोग जिसको हम लोग मेनली किस नाम से जानते हैं, हैंसेंस रोग के नाम से जानते हैं, ये मेनली किसके कारण से होने वाली एक पुरानी बीमारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग जानते हैं हैंसेंस डिजीज के नाम से या बोलेंगे लेप्रोसी, एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो आदमी लेप्रोसी का शिकार होते हैं, ठीक है ना, वो उनका चेहरा या उनका हाथ कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसको हम लोग जानते हैं कुष्ठ रोग के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। और याद रखना लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज बोला जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि हैंसेंस डिजीज का दूसरा नाम, तो लेप्रोसी। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस लॉ इनकंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स बोल के बोल रहा है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को संबोधित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आर्टिकल 13, ठीक है ना। वीडियो को होल्ड करना है, पहले तो खुद से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके आंसर करने की कोशिश करना है। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, देखिए लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट, ये आपको आर्टिकल 13 में दिखेगा। लॉ शब्द को बार बार हाईलाइट किया गया है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉ शब्द को बार बार हमारे संविधान के किस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है, तो आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट, और बोलेंगे लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी इनवैलिड। ओके, कहने का अर्थ क्या होता है कि वो सारे लॉ जो गवर्नमेंट या कोई पार्लियामेंट बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ में होती है या फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करती है, तो वो सारे जो लॉ होती है वो सारे के सारे इनवैलिड माने जाएंगे और इसकी, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू होगी या बोलेंगे न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब किसमें मेंशन से बोलने से बोलेंगे, आर्टिकल 13 में। ओके, तो आर्टिकल 13 किसके बारे में बताता है, बोलने से बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लॉ के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। तो आपको वीडियो को होल्ड करके पढ़ना है। यहाँ पर सालारजंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन, सालारजंग संग्रहालय या बोलेंगे म्यूजियम, एक आर्ट म्यूजियम है, इसका लोकेशन हम लोग से पूछा गया है। तो ये आपको दिखने को मिलेगा हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। चलिए यहाँ से एक दो फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो सालारजंग म्यूजियम याद रखना एक आर्ट म्यूजियम है, इसका लोकेशन आपको दिखने को मिलेगा कहाँ पर, बोलने से दार उल सिपा, ठीक है ना, इन द साउथर्न बैंक ऑफ द मूसी रिवर्स इन द सिटी हैदराबाद तेलंगाना। ओके, ये इट इज वन ऑफ द, देखिए नोटेबल नेशनल म्यूजियम से हमारे देश का लोकेशन आपको हैदराबाद तेलंगाना में दिखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे देश की सबसे पहली या बोलेंगे लार्जेस्ट म्यूजियम की, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट भी और साथ के साथ में ओल्डेस्ट म्यूजियम जो है हमारा वो है इंडियन म्यूजियम, जिसका लोकेशन आपको दिखने को मिलेगा कलकत्ता में, ठीक है। इसकी स्थापना 1814 में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में एडिट उठा के दिया जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए डैश आर वन ऑफ द इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन अर्थ, यानी कि डैश पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमानी या बोलेंगे बुद्धिमान स्तनधारियों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डॉल्फिन, ठीक है ना। डॉल्फिन क्या है, सबसे इंटेलिजेंट, ठीक है ना, मैमल से। क्लियर। तो सेकंड जो इंटेलिजेंट मैमल है उसमें नाम आता है एलिफेंट का। ओके, वीडियो को होल्ड करके आपको एकदम पढ़ना है यहाँ पर डिटेल में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को क्या लिखा हुआ है। वेयर डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म इन 1907, यानी कि 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। 1907 वाला, देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना दो बार हुई है, एक तो 1907 में जो कि कहाँ पर, कैलिफोर्निया, और दूसरा जो 1942 वाला है वो कहाँ पर, बोलने से जापान टोक्यो में। क्लियर। और जिसको स्थापित किया था किसने, बोलने से रास बिहारी बोस ने, आपको नाम पता होना चाहिए। तो जो 1907 में जो कैलिफोर्निया में जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा। ये नाम याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रास बिहारी बोस ने जिस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित किया था उसकी स्थापना 1942 में टोक्यो में हुआ था। कहाँ पर, टोक्यो में हुआ था, ठीक है ना। बाद में जाके
ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग था ये मर्ज हुआ था किसके साथ में, इंडियन नेशनल आर्मी, और इसका कमान जो था रासबिहारी घोष ने किसको सौंपा था, सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपा था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को, जिसको हम लोग जानते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, आपको वीडियो को होल्ड करके एकदम खुद से पढ़ने की, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने यहाँ पर डाले वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस कैन एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन एट अ वॉल रिबाउंड्स। मींस न्यूटन के गति का, ठीक है ना, वो कौन सा नियम है जो ये बता सकता है कि दीवार पर फेंकी गई गेंद पलट कर क्यों लौटती है। यानी कि यहाँ पर एक्शंस और रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा है, क्या इसके बारे में, एक्शंस और रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जब भी एक्शंस और रिएक्शंस हो तो ये न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार होता है, एक्शंस और रिएक्शंस, यानी कि एवरी एक्शंस हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। इसकी न्यूटन के किस नियम में लिखा है, न्यूटन के तीसरे नियम पे। ओके, तो चलिए फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो। ओके, यानी कि कोई भी चीज मोशंस में है तो वो चीज मोशंस में तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। या बोलेंगे कोई भी चीज, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में, या बोलेंगे कोई भी चीज क्या है, रेस्ट में, तो वो रेस्ट में तब तक रहती है कोई भी वस्तु जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड लॉ है ये मेनली किसके बारे में बात करता है, फोर्स, किसी भी वस्तु पर लगने वाला फोर्स दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो उस वस्तु का मास और दूसरा एक्सीलरेशन। क्लियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा जो लॉ है वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस के बारे में बताता है। कहने का अर्थ देखिए, ये जो आदमी है ना, इस वस्तु के ऊपर F1 का फोर्स लगा रहा है, तो जो ये वस्तु है ये भी इसके ऊपर F2 का फोर्स लगा रही है। कहने का अर्थ ये आदमी इस वस्तु के ऊपर जितना फोर्स लगाई, ये वस्तु भी इस आदमी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। ओके, जिसको हम लोग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, हु वॉज रूलिंग द दिल्ली सल्तनत व्हेन चंगेज खान इन्वेडेड सेंट्रल एशिया। कहने का, जब चंगेज खान ने, ठीक है ना, कहने का अर्थ क्या देखिए, जब चंगेज खान ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया था तब दिल्ली सल्तनत पर कौन शासक शासन कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है ना, जब चंगेज खान, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया पर, चंगेज खान ने हमारे देश पर अटैक नहीं किया, ठीक है ना, अटैक मेनली कहां पर किया था, एशिया में। ठीक है ना, जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर जब अटैक किया था या यहाँ पर इन्वेड किया था, तो उस समय हमारे देश में मेनली, ठीक है ना, मामलुक वंश रूल कर रहे थे, और मामलुक वंश के इस समय जो शासक थे वो थे सुल्तान इल्तुतमिश। ओके, क्लियर, ये बात ध्यान में रखना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है एज इट इज उठा के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, विच आर्टिकल्स डील्स विद द प्रमोशंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आर्टिकल 38, जो कि हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। ओके, पार्ट 4, क्लियर। तो चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, एक दो फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। जो अनुच्छेद 28 है, ओके, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे। ओके, दिस इज इन आर्टिकल नंबर 38, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि एक वेलफेयर स्टेट्स के बारे में बात करता है, कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, रेनिन इज फाउंड इन। जो रेनिन है ये मेनली किसमें पाया जाता है, तो रेनिन मेनली कहां पर पाया जाता है, स्टोमक में। कहां पर, स्टोमक में। याद रखना, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है ना, जो कि पाचन के प्रक्रिया में मदद करता है, स्पेशली बच्चों के, ठीक है ना, बच्चों में। ओके, तो रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। देखिए मेनली फाउंड कहां पर होता है, गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि छोटे बच्चों के, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस यानी कि कहां पर, स्टोमक में। क्लियर, और ये मेनली क्या करता है बोलने से, ये हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में। लेकिन किसके डाइजेशन में बोलेंगे तो मिल्क, जो प्रोटीन होता है जिसको हम लोग जानते हैं कैसिन, ओके, इसके डाइजेशन में मदद करता है रेनिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम को इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर देखिए जो स्लाइबा है, ठीक है ना, स्लाइबरी ग्लैंड। क्लियर, ये जो स्लाइबा ये एंजाइम है, ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये मेनली किसके द्वारा बोलने से, तो स्लाइबरी ग्लैंड, दूसरा हमारा, ठीक है ना, पैनक्रियास के द्वारा रिलीज होता है, सीक्रेट्स होता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा गैस्ट्रिक जूस बाय स्टोमक, ओके, ये तो अभी थोड़ी देर आगे बताया था। लीवर, ठीक है ना, बाय लीवर, बायल जो होता है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है बोले से बोलेंगे लीवर। ये तीन तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये तीन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो को होल्ड करके एकदम आराम से देखना है, समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है, द नेम धर्म अशोका वॉज फाउंड इन
विच इंस्क्रिप्शंस, तो धम्म अशोका यानी कि धम्म अशोक नाम का किस शिलालेख में पाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सारनाथ उत्तर प्रदेश। ओके, सारनाथ इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर, ठीक है ना। अशोक ने अपने आप को किस रूप में मेंशन किया बोलने से, धम्म अशोक के नाम से मेंशन किया है। ओके, किस इंस्क्रिप्शन से बोलेंगे, सारनाथ या बोलेंगे सारनाथ अभिलेख। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जो मास्की इंस्क्रिप्शन से ये आपको दिखने को मिलेगा कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। कर्नाटका में एक विलेज जिसको हम लोग जानते हैं रायचूर। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। और इस मास्की इंस्क्रिप्शन या मास्की शिलालेख में जो अशोक है, इन्होंने अपने आप को देवनम पियादशी के फॉर्म में दर्शाया है। ओके, देवनम पियादशी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें मेनली हाईलाइट किया गया है समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में। ओके, समुद्रगुप्त के सफलताओं के बारे में किस पिलर इंस्क्रिप्शन में हाईलाइट किया गया है, तो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको लिखा था किसने, हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट हुआ करते थे। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये द ग्रेट साका रूलर रुद्रदमन के बारे में, किसके बारे में, रुद्रदमन के जो अचीवमेंट्स इसको हाईलाइट किया गया है किसमें, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में। ओके, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको यहाँ से वीडियो को होल्ड करके पढ़ना है। देखिए जो मास्की इंस्क्रिप्शन है इसमें मेनली अशोक ने अपने आप को किस रूप फॉर्म में रेफर किया है, देवनम पियादशी। ओके, देवनम पियादशी, बोलेंगे बिलोव ऑफ गॉड अशोका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या लिखा हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड बोल रहा है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आशापूर्ण देवी। कौन बनेगा, आशापूर्ण देवी हमारे देश की फर्स्ट फीमेल थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको किस चीज के लिए, किस बुक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए उस बुक का नाम, इनके द्वारा लिखा गया जो नोवेल था उसका नाम क्या है बोलने से बोलेंगे प्रथम प्रतिश्रुति। क्या है नाम, प्रथम प्रतिश्रुति। जो भी वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1976 में मिला था। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक दो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर ऐड किया है, उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन रोमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम पूछा जाए, ठीक है ना। और फर्स्ट इंडियन मैन पूछा जाता तो आपको पता है, मैंने कुछ दिन आगे बताया था, आचार्य विनोबा भावे। ओके, फर्स्ट रोमन मैग्सेसे अवार्ड विनर। जबकि किरण बेदी थी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द रोमन मैग्सेसे अवार्ड। और रोमन मैग्सेसे अवार्ड को भारत का नोबेल प्राइज, सॉरी एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। किसका, एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। ओके, देखिए उषा के बारे में, यानी कि पीटी उषा के बारे में बात करें तो ये हमारे देश की क्या थी बोलने से, एक एथलीट थी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी किसकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ओके, इसको हम लोग जानते हैं, इनके जो कुछ निकनेम है, जैसे पायोली एक्सप्रेस, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। ओके, उड़न परी, ओके, गोल्डन गर्ल के नाम से हम लोग इनको बुलाते हैं। ठीक है, पीटी उषा को। अब यहाँ पर बात करें अरुंधति रॉय की, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने क्या जीता था, बुकर प्राइज जीता था 1997 में। ठीक है ना। और इसको जो अवार्ड था वो किस नोबेल के लिए मिला था बोलने से बोलेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और अरुंधति रॉय। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अमोघ वर्ष फर्स्ट वॉज अ फेमस किंग ऑफ, यानी कि जो अमोघ वर्ष प्रथम, ये एक प्रसिद्ध राजा था किस वंश का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रकूट वंश। इन्होंने लगभग 64 सालों तक रूल किया था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबे समय तक रूल करने वाला जो राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे उनका नाम था अमोघ वर्ष प्रथम। ओके, राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक के रूप में काउंट होते अमोघ वर्ष प्रथम। और राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए, दंती दुर्गा एंड दंती वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सर सीबी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैपेंड इन, यानी कि सीबी रमन को, ठीक है ना, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किस साल को सम्मानित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका 1930, इन द ईयर 1930 में इनको भौतिकी के लिए, यानी कि बोलेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में क्या किस चीज से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, आपको यहाँ पर एक दो बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे सीबी रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 10 दिसंबर 1930 को मिला था। ओके, अब यहाँ पर और इनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था बोलने से बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, या बोलेंगे लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है ना, रमन वॉज
an Indian physicist who won the Nobel Prize for his work on light scattering या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, या जनरली हम लोग जानते हैं रोमन इफेक्ट को डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1930 में, ठीक है ना। और ये हमारे देश के पहले साइंटिस्ट भी बने थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में, 1954 में। और इन्हीं के कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए हम लोग हर साल नेशनल साइंस डे 28 ऑफ फेब को सेलिब्रेट करते एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेंगे, क्या लिखा है। While catching a ball, a player pulls down his hands to lower the, यानी कि एक गेंद को पकड़ने के दौरान एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है, क्यों? ये पीछे का कारण होता है इम्पल्स, क्या होता है? आवेग। क्लियर, क्या होता है? आवेग। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं एक लाइन आपको पढ़ के समझा देता हूं कि क्या होता है। देखिए, गेंद पकड़ते समय क्या होता है कि खिलाड़ी अपने हाथों पर लगने वाले आवेग और बल को कम करने के लिए अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ठीक है। इससे खिलाड़ी के हाथों में चोट लगने की जो खतरा है वो कम हो जाती है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लेते हैं। द तारकेश्वर, ओके, तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज अगेंस्ट, बोल के बोल रहा है बंगाल में जो 1924 का तारकेश्वर आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका करप्शन इन टेम्पल्स, यानी कि मंदिरों में जो भ्रष्टाचार था उसी के खिलाफ में। क्लियर, ये जो तारकेश्वर जो आंदोलन हुआ था 1924 में, ये बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहां पर? हुगली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नाम याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था 20 मई 1924 को। ओके, और इस आंदोलन को जिसने लीड किया था उनका नाम था स्वामी सत्यानंद एंड स्वामी विश्वानंद। ओके, क्लियर। और यह जो आंदोलन था ना, ये मंदिरों में जो भ्रष्ट जो महंत या बोलते हैं पुजारी, ठीक है ना, के खिलाफ में था। महंत पर तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने और अनुचित वित्तीय मांग करने और अन्य दमनकारी व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। और इस आंदोलन में याद रखना चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था और इसी कारण ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ था, याद रखना है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारकेश्वर आंदोलन बोलते 1924 का, ये बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहां पर हुआ था? हुगली डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा निम्नलिखित में से, देखिए, कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, बोल के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लाइमस्टोन। क्या बनेगा? लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन किसका फॉर्म है बोलने से बोलेंगे लाइमस्टोन फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब यहाँ से मैं आपको एक दो फैक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सारे के सारे फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है? CaCO3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है कैल्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चौक, सेल, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होते हैं। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, CaCO3 में 40% कैल्शियम का कंटेंट होता है। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है बोलने से 40% क्या होता है? कैल्शियम होता है। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, क्या लिखा है। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आर, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी में कई तत्व उपलब्ध है लेकिन सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, बोल के क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका एल्युमिनियम एंड आयरन। ओके, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स है। ओके, इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑक्सीजन। क्लियर, उसके बाद में सिलिकॉन, फिर हमारे पास में क्या है? एल्युमिनियम, उसके बाद में आयरन, फिर कैल्शियम। ओके, फिर इसी प्रकार से आपका क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक है, पोटासियम और मैग्नीशियम। ये वो सारे एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है। अब ऑप्शंस में हमारे पास में सिलिकॉन और ऑक्सीजन नहीं गिवन है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर बनेगा वो आयरन एंड एल्युमिनियम। ओके, तो एल्युमिनियम और आयरन दिए गए ऑप्शंस में, ऑप्शंस के अनुसार इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है। दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्ट बंगाल पुलिस में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। कैनेडा डैम इज एसोसिएटेड विथ द प्रोजेक्ट नेम्ड, बोल के बोल रहा है, यानी कि जो कनाडा बांध है डैश नामक परियोजना से जुड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका
मयूराक्षी, क्या मयूराक्षी, ओके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ये मयूराक्षी रिवर के ऊपर बना हुआ है कैनेडा डैम, ओके। याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग जानते हैं दूसरे शब्दों में मैसंजोर डैम के नाम से, ओके, या बोलेंगे मसानजोर डैम। क्या है? मसानजोर डैम, ओके। ये एक प्रकार का हाइड्रो पावर जनरेटिंग डैम है जो मयूराक्षी रिवर पर बना हुआ है, ओके। और इसका जो लोकेशन पड़ता है वो आपका झारखंड इंडिया में पड़ता है, क्लियर। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कैनेडा डैम के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। इसको हम लोग एक तो कैनेडा डैम, दूसरा क्या बोला मैंने, मसानजोर बांध के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 कॉमन क्वेश्चन से जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन से ये। डैश इज कॉल्ड हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, यानी कि डैश को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस या महामहिम के नाम से बुलाया जाता है। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। केवल पोस्ट के लिए बड़ा है, यानी कि नाम में बड़ा है लेकिन काम में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके पीछे का कारण क्या होता है, देखिए संवैधानिक विद्वान या इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, शक्तियां और जो कार्य है वो सीमित है, ठीक है ना, एकदम लिमिटेड। इनके पास में जो पावर और फंक्शन है वो एकदम लिमिटेड है, जिसके कारण से इनको क्या बोला जाता है, बोलने से सुपरफ्लुअस हाइनेस से बुलाया जाता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए, डजंट गिव द वाइस प्रेसिडेंट एनी स्पेशल फंक्शंस बोल के बोल रहा है कि भारत का जो संविधान है वो उपराष्ट्रपति को कोई विशेष कार्य नहीं देता है, जिसके कारण से हम लोग इनको जानते हैं किसके नाम से, बोलने से हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस के नाम से। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो यही तक था आज का सेशंस, तो यहीं पर एंड करते हैं, ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, साथ ही कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ओके। और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में मैं जो सेशंस लेके आने वाला हूँ जीके के ऊपर, वो सारा हमारा वेस्ट बंगाल से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को एक साथ पिक करके एमसीक्यू फॉर्म में करवाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके एग्जाम में फंसने की पूरी पूरी संभावना है, ओके। वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपके एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।